केमिस्ट्री क्यों है? अच्छा फिजिक्स, ठीक है ठीक है। फिजिक्स है, फिजिक्स है, टेंशन ना लो तुम। हाँ, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा। देखो अभी है ना, नेटवर्क का तो इशू है थोड़ा बहुत, तो वीडियो अगर ऑन हो पाया तो कर लेंगे, नहीं तो ऐसे काम चला लो आज तुम। स्क्रीन शेयर और ऑडियो में दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है बच्चा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारा क्या था कि व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अभी भी हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? नो सर। बेटा नो नंदिनी, सर। आपके आपके वहां पे ही हो रही है, ठीक है। हाँ चलो, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाए, या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाए। व्हेन द डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंजेस। अरे नंदिनी, आप जगह बदलो बेटा, सबको साफ सुनाई दे रहा है, आपको नहीं दे रहा तो आपकी साइड नेटवर्क का इशू है, ठीक है। चेंज करो आप अपनी जगह, बदल हो जाएगा सही। रीज्वाइन कर लो एक बार डिस्कनेक्ट करके। हाँ, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंजेस। हाँ नंदिनी, क्या हुआ बताओ। ठीक है। हाँ, तो जब ऑप्टिकल डेंसिटी बदलती है मीडियम की, तो ड्यू टू द चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है मीडियम में, और उस स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की सर वजह मेरे से में वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही सर, बहुत ब्रेक हो रहा है। इसको अब करेक्ट कैसे करें बताओ। सर यहाँ तो आ रही है। अब वही कह सर रहा हूँ ना, मेरे मेरी साइड तो सही साइड। आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि बेटा मेरे साइड इशू नहीं है, वो आपकी साइड इशू है, नेटवर्क का इशू है, उसको आप फिगर आउट करो कैसे ठीक करोगे, है ना। मैं कर भी नहीं सकता, अगर मैं कर सकता तो कर देता, आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा वो। चलो। सर हाँ एक बार फिर से बोलना कुछ, शायद हाँ, मैं ठीक हो बोल ही रहा गया। हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, इट इज द बेंडिंग ऑफ सर बस लाइट। स्क्रीन दिख रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा आप अपने आप फिगर आउट करो, आप डिस्टर्ब मत करना क्लास को, आपकी साइड नेटवर्क का इशू है, ठीक है। मैं 4 बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो अब आपके साइड इशू है, तो आप प्लीज अपने आप फिगर आउट करेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो रिफ्रैक्शन अगर काफी सारे बच्चों को आएगा तो दैट मीन्स मेरे साइड से इशू है, अगर मेरे साइड इशू नहीं है तो हाउ कैन आई फिगर इट आउट, है ना। मेरे साइड से सही नहीं हो पाएगा फिर वो, तो सर आप बारिश उसको की करें। प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, बारिश की वजह से हो रही है, बहुत सारी जगह तो प्रॉब्लम है, आई नो दैट। तो अब देखो, सब लोग शांति से सुनो, ठीक है। जिसको इशू आ रहा है, अगर अकेले बच्चे को आ रहा है तो खुद से फिगर आउट करेंगे, बहुत सारों को आएगा, मेरी साइड से आएगा तो आई विल फिगर इट आउट। हाँ, तो शांति से सुनो, बार बार ब्रेक नहीं करेंगे बीच में। जब ऑप्टिकल डेंसिटी बदलती है मीडियम की, जब ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की बदलती है तो क्या होता है, ड्यू टू द चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम चेंजेस। और ये स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम जब बदलता है तो उसकी वजह से यू ऑब्जर्व अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द ऑप्टिकल डेंसिटी चेंजेस, यानी कि व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट जाए, तो एक इंटरफेस पर आपको एक बेंडिंग ऑफ लाइट नजर आता है, बेंडिंग ऑफ लाइट नजर आता है, और उसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं ग्लास स्लैब की मदद से। ऐसे ग्लास स्लैब होगा, शुरू में पढ़ा था ग्लास स्लैब की हेल्प से, कि ग्लास स्लैब पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट है तो ये ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में गई ना, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 बोला जाए तो 1 है, और ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 4/3, ठीक। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा था, तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज्ड। तो क्या होगा, अब देखो सरफेस नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी ये सरफेस नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने जहां पर इंटरफेस था। नाउ द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर बेंड नहीं होती तो इस ग्रीन डॉटेड रास्ते पे जाती, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर बेंडिंग आपको नजर आएगी, यानी कि मुड़ गई। द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे आपको एक एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा मिलेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था आर। इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल आपको मिलेगा नॉर्मल से,
जो कि डॉटेड कलर की ब्लू लाइन है, और डेविएशन मिलेगा आपको ड्यू टू द चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो डेल्टा इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये बेंडिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है ड्यू टू द चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो अब तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था फ्लैट सरफेसेस पे, जैसे कि ग्लास स्लैब का सरफेस है, जैसे कि वाटर का सरफेस था, तो वहां पे हमने ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा था। अब इसी फिनोमिना को हम पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेसेस पे या स्फेरिकल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन, और फिर उसी को आगे बढ़ाकर हम लेंस का देखेंगे कि लेंस पर जो है, लेंस पर किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट होंगी रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब देखो ये सिंगल रिफ्रैक्शन है बेटा। अब मैं बोल दूं कि ये लाइट रे और आगे जा रही है, और आगे जाकर क्या होगा, यहाँ पे गई आगे आगे, इस पॉइंट पर टकराई, और अब जाएगी ये ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम, यानी कांच को लीव करके बाहर जाएगी। तो अब इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भाई इसका एक्चुअल पाथ ये हो सकता था, बट ऐसा ना हो कि ना इसने अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई है। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ डेविएशन नजर आया, दिस इज डेल्टा अगेन। ठीक है, डेल्टा ये मिला। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, इंसिडेंस ये था, आई आई डैश बोल दो इसको, आर डैश बोल दो, और इनिशियल पाथ से इसका कितना डेविएशन हुआ उसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे? ये कितना डेविएट हुई इनिशियल पाथ से, जो बिल्कुल क्लास लैब एंटर करने से पहले जो इसका रास्ता था, और फाइनली लीव करी तो जो रास्ता है, उनके बीच में डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल, बोलो, शिफ्ट। लेटरल डेविएशन क्या बोलते हैं? लेटरल डेविएशन। डेविएशन। ठीक है, तो ये आपको याद दिलाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, ये हमें ग्लास स्लैब पे पढ़ा था। अब सेम चीज हम पढ़ेंगे किस पे? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो अब तुम इस डायग्राम को देखो, इसको मिटा देता हूं मैं, ये हम सबने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल सरफेस नजर आएगा और दूसरा फ्लैट सरफेस। ये कांच का ही मान लो इसको, ये ग्लास का एक स्फेरिकल सरफेस है ये लेफ्ट में, तो दिस इज स्फेरिकल सरफेस, और बाकी दूसरा सरफेस फ्लैट है। ठीक, तो सिंगल स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला होगा उसको फटाफट से डिराइव करेंगे, और फिर हम आंसर देखेंगे कि होने वाला क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखो तुम, इस स्फेरिकल सरफेस से थोड़ी दूरी पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया पॉइंट ओ पर। पॉइंट ओ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो रेज को मैं ट्रेस करूंगा, दो रेज को। ठीक है, एक रे क्या करेगी, परपेंडिकुलरली गिरेगी इस पर स्फेरिकल सरफेस पे, अलोंग द नॉर्मल गिरेगी, है ना। तो दैट रे विल पास थ्रू द स्फेरिकल सरफेस विदाउट एनी डेविएशन, जैसा कि नॉर्मल इंसिडेंस का केस था ग्लास स्लैब में, ठीक वैसा ही यहाँ भी होगा कि जो पोल है पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी पर गिरने वाली सभी की सभी रेज वो क्या कर जाएंगी, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ये पास थ्रू कर जाएंगी, बिकॉज इट इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। यानी कि जो इंसिडेंट रे थी ये, दिस इंसिडेंट रे इज फॉलिंग एट 90 डिग्री, पॉइंट पी पर 90 डिग्री पर फॉल कर रही है। ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे एक ऊपर जा रही है, ये किसी दूसरे पॉइंट पर गिरेंगी, और उस पॉइंट पर मैं कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, और उस नॉर्मल से इसका एंगल मेजर कर लूंगा, दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये डॉटेड लाइन है, ये नॉर्मल है, लोकली इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है डॉटेड लाइन। ठीक, अब इस 90 डिग्री या नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये रे जो है, दिस रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसकी तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो इसका इनिशियल पाथ ये था, लेकिन क्या किया, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिला डेल्टा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला आर। तो ये हो गया स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर ये जाकर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी जो रे सेंटर से पास कर गई थी उस पे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा इमेज का पॉइंट रहेगा, यानी यहाँ पर हमारी पॉइंट आई पर इमेज बनेगी।
ठीक है, तो कंसेप्ट वही है कि लोकली जहां पर भी इंसिडेंट होगी उस पे नॉर्मल ड्रॉ करो 90 डिग्री पे, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से हम एक रिलेशन निकालेंगे जो हमें बताएगा रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है बच्चे, तो बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको दो चीजें और दिखाना चाहता हूँ। पॉइंट सी को लोकेट करो, पॉइंट सी, और आर को लोकेट करो। ठीक है, दिस पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। जो स्फेरिकल सरफेस है, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी अगर ये पूरा कंप्लीट स्फीयर होता तो स्फीयर का सेंटर कहाँ लाई करता, पॉइंट सी पर लाई करता। तो दिस सी इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट सी, सी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो स्फीयर है उसका रेडियस आर होगा, दैट आर इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जितना बड़ा स्फीयर जिससे आपने ये पार्शियल स्फेरिकल सरफेस कट किया है, उतना ही ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर लाई करेगा। अब ये सारी चीजों को जानते हुए मैं क्या करूंगा, मैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की मदद से दो अलग अलग ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ग्रे कलर से हाईलाइट कर दिया ट्राइंगल OMC, और दूसरा CMI, ट्राइंगल CMI जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ है। इन दोनों के बीच में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई एंड गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा। तो हमें ये दोनों रिलेशन मिलेंगे, गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई। इनको यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा निकाल लेंगे। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और इसको इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन गामा। इनको सब्सटीट्यूट करके हमें एक रिलेशन मिलेगा बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनके बीच में हमें एक रिलेशन मिलेगा। ये रिलेशन कब यूज करेंगे, व्हेन वी आर डीलिंग विद द रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। जब एक स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा तो उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, या जिससे वो रिफ्रैक्ट जो आपका स्फेरिकल सरफेस बना था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स, यानी एयर का था इस केस में तो वन लिया था हमने। V इज द इमेज डिस्टेंस, जो इमेज बनेगी कितनी दूरी पर बनेगी। U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस फॉर्मूला को लिखो, हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो कॉपी में। फिर इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन हम करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किस लिए यूज हो रहा है। तो इसके बाद आपको लेंस को इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि लेंस क्या होता है। ये फॉर्मूला लिख लो, गिव मी अ थम्स अप, देन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन। लिख लिया बेटा फॉर्मूला? यस सर। चलिए, अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे ये क्वेश्चन करके देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। A point object O is placed at a distance of 40 centimeter from point P. Find the final image distance from point P. Final image distance आपको find out करना है। पॉइंट P से कितनी दूरी पर इमेज बनेगी ये आपको फाइंड आउट करना है। म्यू टू बाय V माइनस म्यू वन बाय U इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय R।
जैसे ही आंसर आएगा हैंड रेज करेंगे बेटा। अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी है बेटा। आपने मिरर्स कर लिया तो अब लेंस में क्या दिक्कत है? क्या फॉर्मूला लिखवाया अभी आपको? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। ये है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। वैल्यूज रखो इसमें। सेम डायग्राम में सब कुछ सेम है, कैसे करोगे? ये है म्यू टू, क्या यस है सर। यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सीधा क्वेश्चन में 1। लिखा हुआ है। ये भी नहीं फाइंड आउट करना, लिखा ही है म्यू टू म्यू वन क्या क्या है, वैल्यू रखो। ऐसे क्या पढ़ोगे यार तुम लोग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू टू? 1.5। वी की वैल्यू बताओ। वी फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू वन 1। इज 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 फोटो की -40। -40 सॉरी सर। क्या कर रहे हो तुम लोग ने? मिरर नहीं पढ़ा अभी तक? मैम ने पढ़ाया नहीं मिरर आपको? स्फेरिकल मिरर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो यस और नो। यस सर। कन्वेक्स कनकेव मिरर पढ़े कि नहीं पढ़े, ये तो बता दो। सर पढ़े हैं। तो यार भांग खा के आते होगे क्लास में सर। अभी दीपांशी खाली बोल रही, बाकी लोग क्या कर रहे हो? समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। ऐसे कोई तुम्हें धक्का मार मार के कोई नहीं पढ़ा सकता बेटा। सच को स्वीकार करो और मेहनत किया करो। ये बताओ मुझे कि स्पेरिकल मिरर में फिर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता, नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव क्या होता है? इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, -40 रखूं कि +40 रखूं? सर -40। -40 रखूं? फिर इतनी देर से इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप ना कर सको। सर बी ऑप्शन आ रहा था क्या? म्यू टू माइनस म्यू वन की वैल्यू क्या आएगी? 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 15 +15 +15 की -15 प्लस? सर +15। ठीक है, अब सॉल्व करो v के लिए। v आपका +180 आएगा। v जो सॉल्व करोगे +180 आएगा। करो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करो। हमारे क्या आ गया? 1.5 डिवाइडेड बाई v माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा 1/40 इज इक्वल टू 0.5/15। ठीक है, तो ये जो हमारा 1.5/v जो है ये क्या आ जाएगा? 1/30 माइनस 1/40। ठीक है, तो 1/0.5 इज इक्वल टू ये 120 एलसीएम ले लो, 4 - 3। ठीक, तो हमारा 1/20 आ गया, 1/120। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा? v विल बी इक्वल टू 120 इंटू 1.5। तो 1.5 इंटू 120 क्या होगा? 180 सेंटीमीटर। ठीक, इमेज डिस्टेंस इज 180 सेंटीमीटर। प्लस का आया है तो इमेज किधर बनेगी? पॉइंट P के राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? v इज इक्वल टू 180, तो इमेज राइट साइड में बनेगी कि लेफ्ट में बनेगी बेटा?
राइट। सर राइट साइड। राइट साइड में बनेगी। इमेज का साइज क्या होगा? व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज? ऑब्जेक्ट का साइज क्वेश्चन में दिया है क्या? क्या ऑब्जेक्ट sir. का साइज क्वेश्चन में दिया है? नो सर। बताओ भाई, क्या ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है क्वेश्चन में? नो सर। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट Yes, ओ, sir. पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का मतलब क्या है? क्या साइज है ऑब्जेक्ट का? Font size. पॉइंट साइज्ड है ना? यस सर। पॉइंट साइज का मतलब 0 डायमेंशंस का ऑब्जेक्ट है। तो इमेज क्या बनेगी? इमेज भी पॉइंट साइज्ड ही बनेगी। इमेज भी पॉइंट Yes, sir. पॉइंट साइज्ड ही साइज बनेगी, बनेगी। है ना? पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है तो उसको कितना भी मैग्नीफाई कर दो पॉइंट ही रहेगा, है ना? तो कितना भी मैग्नीफाई कर दो या कितना भी डीमैग्नीफाई कर दो, पॉइंट साइज इमेज हमेशा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट साइज इमेज ही बनाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना ध्यान रखा करो क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी चीजों का। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे से एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करके देखो, पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को, और फिर यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार पहले वाले स्फेरिकल सरफेस पे, फिर दूसरी बार राइट साइड वाले स्फेरिकल सरफेस पे, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, और इसको फाइंड आउट करके वैल्यू बतानी है आपको। लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू स्फीयर। ये कंप्लीट स्फीयर है, ठीक है, कंप्लीट स्फीयर है बेटा। तो इसमें लेफ्ट साइड में जो है ये फर्स्ट सरफेस है, ठीक। फिर यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी, वो इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर राइट साइड वाला स्फेरिकल सरफेस। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार ग्रीन कलर वाले से, एक बार येलो कलर वाले से। तो येलो कलर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्फेरिकल सरफेस है, इसको बोल दिया 1। इसके थ्रू जब रिफ्रैक्शन होगा तो कोई इमेज फॉर्मेशन होगा किसी डिस्टेंस पर, दैट इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर स्फेरिकल सरफेस नंबर 2, ग्रीन कलर का स्फेरिकल सरफेस जो है उसको। तो 2 बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज होगा। डेटा गिवन है, ट्राई करो, 3 मिनट दे रहा हूं आपको, करके देखो इस क्वेश्चन को, 3 मिनट ट्राई करो। 3 मिनट्स आर सफिशिएंट। अगर आपका अप्रोच सही हुआ तो आंसर भी आ जाएगा, नहीं तो आप कुछ कुछ ट्राई करो, फिर मैं आपको इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा। फॉर्मूला वही है, कौन सा, क्या था फॉर्मूला? म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय सर इसमें म्यू1 1 लेना है। म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। म्यू1 1 ले लो, बाहर एयर अज्यूम कर लो, ओके सर। बाहर एयर अज्यूम कर लो। तो म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, ठीक है, ये फॉर्मूला है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या मटेरियल ऑफ द स्फीयर आपको दे रखा है। अब आप सॉल्व करके देखो इसको, 3 मिनट का टाइम है आपके पास, ट्राई टू सॉल्व दिस। सर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर का फॉर्मूला लगेगा ना? म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर का क्या लगेगा फॉर्मूला? अभी आपने क्या बताया सर? म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। हाँ, ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यही लगेगा। ठीक है हाँ। सर। 24 आ रहा है। इसको 2 बार लगाओ। ठीक है। अभी 24 आपका आ रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाओगे। सर आंसर आ गया। आ गया आंसर? क्या आया? सर 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर तो गलत आ गया बच्चे, 24 आया था अमित का ना। लेकिन अमित आप है ना, यस सर। आप डिस्टेंस निकाल लिया है 0.5
पी से, हम्म, पी से निकाला है, किससे निकाला है? यस सर वहीं से निकाला है। तो सेंटर से कितना आएगा? वेट सर एक कैलकुलेट करता हूँ। सेंटर से, ऑप्शन में सेंटर पूछा है। सर 48। 48 नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। पॉइंट पी से जब निकालोगे, आपके कैलकुलेशन तो पॉइंट पी से हो रहे होंगे बच्चे, ठीक है। तो वहां से आपका आएगा 36, फिर 24, उस 36 में 12 माइनस करोगे तो सेंटर से आपका आ जाएगा पॉइंट सी से। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फिर से ट्राई करो, ऑप्शन ए करेक्ट है। अप्रोच तुम लोग जो यूज कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, करेक्ट करो, नहीं होगा तो फिर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। 1 मिनट का टाइम और है, जो कर रहे हैं उनके लिए 1 मिनट का टाइम और है। सर आ गया। आ गया। 24 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे बेटा फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए, यानी कि येलो कलर वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। तो सर आ येलो गया ये कलर ऑप्शन। वाला स्फेरिकल सरफेस है, उसके लिए म्यू2 की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे? 1.5। सर 1.5। और म्यू1 की वैल्यू रहेगी 1। 1। तो 1.5 बाय वी, वी तो हमें फाइंड आउट करना है, -1 बाय यू, यू इज, माइनस यू कितना है? 36। -24 36। इज इक्वल टू सर 24 1.5 कैसे? -1 बाय आर, आर इज 12। देखो बेटा ये 36 क्या दे रखा है, सेंटर से दूरी दे रखी है, लेकिन हम फॉर्मूला में क्या लेते हैं दूरी? पी से, पॉइंट अच्छा पी से, ओके पॉइंट सर। पी से हम दूरी लेते हैं। देखो इमेज डिस्टेंस पॉइंट पी से होता है, ओके सर। ठीक है। तो क्या लेंगे? -24। अब कैलकुलेशन करो, 1.5 डिवाइडेड बाई वी प्लस 1/24 इज इक्वल टू 1/24। 0.5 में 12 आएगा तो 1/24 ही आ जाएगा ये भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 0, implies v टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी v इज इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ बन रही है? इंफिनिटी पे। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, पैरेलल हो जाएंगी रेज, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है आपका इंफिनिटी आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। अब क्या होगा?
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द सेकंड स्फेरिकल सरफेस, जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं बेटा। सेकंड सरफेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। इसमें μ2 की वैल्यू लेंगे जिधर अब रे जा रही है, अब कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में, तो μ2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, μ2 की जगह आ जाएगा 1। 1 तो यहाँ पे ब्लू कलर का स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं, इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं ब्लू कलर में। μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। यहाँ पर μ2 हम लेंगे 1, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है, तो रेयरर वाला सेकंड वाला कौन सा है, एयर है, तो एयर का v आपको निकालना है, माइनस μ1 इज 1.5 डिवाइडेड बाय u क्या है, इमेज डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या है, जो फर्स्ट वाले ने इमेज बना रखी है इन्फिनिटी पर, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 बाय आर। आर तो यहाँ भी 12 भी रहेगा, -12 है ना, नेगेटिव का, क्योंकि अब डिस्टेंस हम यहाँ सेकंड वाले के पोल से ले रहे हैं P2 से। चलिए अब हम इसमें से v निकालते हैं, तो इसको करेंगे तो हमें v जो मिलेगा 1 बाई वी इज इक्वल टू -0.5 डिवाइडेड बाई -12, तो ये 1/24 आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू स्क्रीन नहीं दिख रहा। 24। स्क्रीन नहीं दिख रहा, यस सर, Yes, sir. स्क्रीन नहीं दिख रही अब दिख गई सर। अब तो दिख रही होगी ना। सर, अब क्लियर है। यस सर। तो v इज इक्वल टू यहाँ से 24 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 24 का मतलब है कि जो आपका जो है यहाँ बनेगा, इमेज जो है पॉइंट P2 से 24 सेंटीमीटर दूर बनने वाला है, पॉइंट P2 से 24 सेंटीमीटर दूर बनने वाला है ऑन द राइट हैंड साइड। तो सेंटर से कितना दूर हो जाएगा, 36 है ना, 12 प्लस 24, तो सेंटर से मेरा 36 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ए मैंने गलत बता दिया तुम्हें, तुमने एग्री भी कर लिया। तो 12 प्लस 24, तो 24 आया P2 से, और सेंटर से 12 प्लस 24, तो आपका 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी पॉइंट आई पर, और वो 36 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, सी पॉइंट से। ठीक है, तो ऐसे आपका डबल रिफ्रैक्शन के बाद इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपको साइन कन्वेंशन अगर पता है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। दिस फॉर्मूला इज फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्या कर पाओगे इसको बच्चे? यस सर। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, साइन कन्वेंशन जब तक नहीं ध्यान रखोगे, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वो सब गुड़ गोबर है। और ऑप्टिक्स में आपको बताया था मैंने कि बिना डिफरेंशियल कैलकुलस के हो जाएगा ये चैप्टर, बिना डिफरेंशिएशन बिना इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला बाजी करने से ये चैप्टर आपका निकल सकता है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 भी आ जाए पेपर में, तो क्यों हम छोड़े भाई इस चैप्टर को? फिर लिमिटेड सा सिलेबस है, लिमिटेड सा काम है। एक क्वेश्चन लेंस का आ गया, एक प्रिज्म का आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए, 8 नंबर हो गए पूरे, विदाउट एनी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, ना डिफरेंशिएशन लगाना ना इंटीग्रेशन लगाना। इस चैप्टर के तो डेरिवेशन भी ज्योमेट्री पे बेस्ड है, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, एंगल सम सर प्रॉपर्टी। वेव से रे इजी है क्या? हाँ, वेव से आसान है रे। वेव को समझना थोड़ा, मतलब वो अलग कंसेप्ट है, रे अलग है। तो रे में तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, तो सीधा सीधा लाइट चल रही है, सीधा सीधा चलेगी, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर करके निकाल लोगे, है ना। तो कुछ इसमें ज्यादा टफ नहीं है। जिन बच्चों को कैलकुलस से डर लगता है उनके लिए आसान है, दो क्वेश्चन सही करके आना। तो इसको पढ़ लो, और पढ़ के क्वेश्चन कर लो। हर कंसेप्ट से 2-3 कंसेप्ट है, 4-5 इसमें कंसेप्ट है, उनसे 10-10 सवाल कर लो,
40-50 क्वेश्चन लगाओगे तुम्हारा चैप्टर पक्का हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको स्किप Yes, sir. मत करो। एक बार डर लगेगा कि कभी माइनस क्यों आ गया, -12 क्यों ले लिया सर, आर लेना था माइनस क्यों ले लिया, बिकॉज P2 से लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है ना, पॉइंट P2 से हम रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पे। भाई रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, P2 पे हो रहा है, सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्शन तो P2 पे हो रहा है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं तो क्या लेंगे, -12 ले लेंगे। तो ऐसे ही हो रहा है, इजी है, बस क्वेश्चन लगाओगे तो समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिनको दिक्कत आती है उनके लिए आसान चैप्टर है, इसको भी होपलेस होके छोड़ना मत, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लेंस की। हमने स्फेरिकल सरफेस तो पढ़ लिया, अब लेंस बताओ। अ लेंस इज अ ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस that focuses or disperses a light beam by means of refraction. ट्रांसमिसिव डिवाइस का मतलब है कि अपने थ्रू लाइट को पास कर देगा, पारदर्शी है ना, पारदर्शी जिसके थ्रू लाइट पास कर सकती है। क्या क्या कर सकता है, या तो लाइट को फोकस कर देगा या लाइट को डिस्पर्स कर देगा, लाइट को फोकस कर देगा या लाइट को फैला देगा, लेंस का ये काम है। ठीक है, अब लेंस जो है वो बनता कैसे है, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज, है ना, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं थिन स्फेरिकल लेंसेज। तो ये लेंस जो लगा है ना, इसके सामने 2 अक्षर और बिल्कुल फ्री माइंड से लगा सकते हैं, एक पहला थिन, दूसरा स्फेरिकल, और तीसरा लेंसेज। थिन स्फेरिकल लेंसेज हम पढ़ने वाले हैं, यानी पतले पतले स्फेरिकल सरफेसेस वाले लेंस। ठीक, तो स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या है बच्चे, ये देखो पतले पतले का मतलब है कि इसकी जो विड्थ है ना, इसकी मोटाई, लेंस की मोटाई ये बहुत कम होगी, इट विल बी वेरी लेस, बहुत कम होगी कि कभी कभी इसको स्ट्रेट लाइन से भी ड्रॉ कर पाए, इतनी कम होनी चाहिए। तो थिन स्फेरिकल लेंसेज होंगे, थिन होंगे। स्फेरिकल का मतलब है कि जो इनके सरफेसेस हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड का सरफेस और एक राइट साइड का सरफेस, ये किससे बने होंगे, ये स्फीयर्स के टुकड़ों से बने होंगे, यानी स्फीयर्स को काट कर इसको बनाया गया है। तो दोनों सरफेसेस, लेफ्ट सरफेस एज वेल एज राइट सरफेस, बोथ आर स्फेरिकल इन नेचर। सर इसी तरह दिखता भी होगा असली में? क्या बच्चे? असली में सर जो लेंस हम लेते हैं तो इसी हाँ तरह दिखता है क्या? हाँ, स्फेरिकल ही तो है, ऐसा ही दिखता है ये लेंस। सर लेकिन जो चश्मे में हम यूज करते हैं वो तो हाँ, ट्रायंगुलर या सर्कुलर टाइप का होता है ना? उसका टुकड़ा काट देते हैं बेटा, वो होता स्फेरिकल ही है, लेकिन उसका कुछ टुकड़ा निकाल देते हैं बीच में से। जैसे इनिशियली जब आप जाते हो ना चश्मा बनवाने, तो जो लेंस होगा वो आप देखना, वो लेंस ऐसा ही होता है पूरा। फिर क्या करते हो, आपने फ्रेम ऐसा लिया कि भाई मैं तो सर ऐसा फ्रेम पहनता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे फ्रेम में कटवा लो उसको, कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है हाँ, सर। तो वो टुकड़ा होता है, आप देखोगे ना जब जो ऑप्टिक्स वालों की दुकान होती है, वहां पे मशीन होती है, ग्राइंड कर देते हैं लेंस को पकड़ के और तोड़ देते हैं, काट यस देते हैं, सर। फिर सेट कर देते हैं चश्मा में, है ना। तो ऐसा ही होता है लेंस आपका। अब ये बनता कैसे है बेटा, देखो आपको 2 स्फीयर्स नजर आ रहे हैं, शेडोज, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। यस सर। यस सर। इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे थे उनका जो कॉमन एरिया था उसको निकाल लिया, और वही हमने लेंस बना लिया, उसी को बोल दिया लेंस। ठीक है, ऐसे इन प्रैक्टिस ऐसे नहीं बनता, जब बनाते तो ऐसे नहीं बनेगा कि बड़े स्फीयर बनाएंगे फिर उसमें से इंटरसेक्ट, ना ना ना, सीधा अपन बना लेंगे। बट आपको बताने के लिए बोला गया है कि 2 स्फेरिकल सरफेस होंगे, लेफ्ट साइड वाला स्फेरिकल सरफेस होगा बड़े राइट साइड वाले स्फीयर के टुकड़ा। ठीक है, जैसे राइट वाला स्फीयर येलो कलर का होगा ऐसे हाईलाइटेड, तो जो इस लेंस का लेफ्ट सरफेस है वो किससे बन रहा है, राइट साइड वाले स्फीयर से। तो अगर हम रेडियस की बात करें, तो जो लेफ्ट साइड वाला सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये C1 सेंटर वाले स्फीयर से बना है। ठीक है, राइट साइड वाला जो लेंस का सरफेस होगा, रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बना है किससे, लेफ्ट वाले स्फीयर से, तो इसका रेडियस ऑफ स्फीयर से कर्वेचर क्या होगा, C2 R2 होगा। R2 सर। ठीक है, तो हमने लेंस बना लिया। Yes, ठीक है, sir. 2 स्फेरिकल सरफेसेस आ गए, लेफ्ट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट वाले स्फीयर से आया, लेफ्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी येलो कलर का, तो राइट वाले से आया, और राइट वाले का लेफ्ट वाले से आया। अगर मैं शेड करने लगूं इसको, तो हम ऐसे शेड कर सकते हैं कि भैया ये येलो वाला पार्ट जो है
ये येलो वाला जो पार्ट है ये बना है आपका एक स्फीयर से, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है जो कि राइट साइड में है, और रेड कलर वाला बना है आपका लेफ्ट वाले स्फीयर के टुकड़े से जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। R2। ठीक है, तो लेंस क्या हो गया, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस, और यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन थ्रू टू स्फेरिकल सरफेसेस टाइप का हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा अभी कर रहे थे ना, पिछला स्फीयर था कंप्लीट स्फीयर, तो वो कंप्लीट स्फीयर था, ये दो स्फीयर के टुकड़े हैं, तो यहाँ पे लेंस बन गया। तो ऐसा लेंस तो हम सबने देखा है। ठीक है, चलिए। सर ये Yes, जो sir. लेंस इससे बनता है, हाँ इसमें जी, जो ये दो वो हैं, ये पूरे स्फेयर बॉल जैसे हैं या एक जो मिरर होता है हाँ स्फेरिकल, वो मिरर टाइप के हैं? बेटा ये टुकड़ा है, जैसे स्फीयर का टुकड़ा है, अगर पूरा बॉल होता तो पूरा स्फीयर माना जाता हो, तो हेमिस्फीयर, यस Yes, सर। sir. हेमिस्फीयर्स नहीं है, हेमिस्फीयर नहीं है, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर, कोई टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऐसे। और वो जो पार्ट ऑफ द स्फेयर है उससे हमने एक टुकड़ा ले लिया छोटा सा, राइट? हाँ, दूसरा टुकड़ा जोड़ दिया। हाँ। जैसे ठीक मान है। लो एक्चुअल बात करें भाई, अगर बहुत बड़े डायमीटर का दो स्फीयर बना लेता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक स्फीयर है बड़ा और एक स्फीयर है छोटा, एक का r1 है एक का r2 है। अब मुझे मान लो इतनी दूरी में, ये मान लो d है, ये लेंस बनाना है, इसकी दूरी ये d है भाई, तो इस d के अकॉर्डिंग काटना पड़ेगा ना। अगर मुझे d चाहिए इसमें से तो थोड़ा इसका ज्यादा कर्वेचर कट जाएगा, और d लूंगा बड़े वाले से तो थोड़ा कम कर्वेचर कटेगा। इनसे लेंस बनाऊंगा तो ऐसा लेंस बनेगा कि भाई, जैसे मान लो इसका ये रेड वाले का राइट साइड से काटा तो थोड़ा कम कर्वेचर नजर आएगा आपको रेड कलर में, अगर डी डी डिस्टेंस जोड़ा इसमें कम कर्वेचर नजर आएगा, और ग्रीन कलर का जो टुकड़ा रहेगा उसमें थोड़ा ज्यादा कर्वेचर नजर आएगा, ऐसा लेंस बन जाएगा। समझे भाई? एंगल सबस्टेंडेड अगर बात यस करें सर। तो इसकी ज्यादा आर्क आ गई इसमें, ये जो थीटा है बड़ा होगा, और इधर एंगल जो है डी के लिए ये छोटा होगा, बिकॉज रेडियस ज्यादा है। दोनों इक्वल एंगल ले लेंगे हम। हाँ, इक्वल एंगल नहीं लेंगे, डी इक्वल लेंगे एंगल अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू द रेडियस। Okay, sir. क्या बात करती हो यार तुम। हाँ, समझ जाओगे धीरे धीरे, कोई नहीं, फील आ रही है, थोड़ा थोड़ा और समझ जाओगे, एक दो डायग्राम और देखोगे तो। ठीक है, तो ये आपका बन गया लेंस। Sir, हाँ जी, sir D क्या था? डिनोट कर रहा था। डी कुछ नहीं था, डी को ऐसे मैंने डिस्टेंस ले लिया था। ठीक है, अभी उसको भूल जाओ। Okay, sir. अब लेंस जो है मेनली दो टाइप के होंगे बच्चा, जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन विल बी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। ठीक है, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को क्या करेगा, ये इन्फिनिटी से आने वाली In- लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज कर देगा मतलब मिला देगा एक पॉइंट पे, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है जो इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो बीच में से मोटा होगा और साइडों से पतला होगा। बीच में से होगा मोटा मोटा और साइडों से होगा पतला पतला। 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 तो ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, लेंस। कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स। लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, यस एक सर। इंफिनिटी से आने वाली पैरेलल लाइट रेज को एक सिंगल कन्वर्ज पॉइंट कर। पर कन्वर्ज कर देगा। तो समझ आया कन्वेक्स लेंस कैसा होगा? Yes, ठीक है sir. सर, मैग्नीफाइंग ग्लास में यही होगा। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास भी यही होता है। अब इसमें दो स्फेरिकल सरफेस हैं भाई, दोनों कन्वेक्स नेचर के हैं, तो ये बाई कन्वेक्स लेंस हो गया। अब बात करेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, एक लेंस ऐसे भी बन सकता है कि दो स्फेरिकल सरफेसेस थे, उनके बीच वाली जगह को मैंने भर दिया किसी मटेरियल से। ठीक है, ऐसे स्फेरिकल सरफेस थे, क्या किया मैंने कि इनके बीच में थोड़ा गैप रख दिया और ऐसे बीच में कनेक्ट करके, और जो जगह बच गई उसको मैंने फिल कर दिया किसी मटेरियल से। तो एक लेंस यहाँ भी बन सकता है, इसमें भी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस तो आ रहे हैं ना भाई, एक ये राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, स्फेरिकल सरफेसेस बन गए। तो ये भी एक रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हम यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ भी एक लेंस बन गया। इस टाइप के लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यानी कि बीच में से यस पतला सर। पतला और साइड साइडों से में से मोटा मोटा। मोटा मोटा।
तो साइडों से मोटा मोटा और बीच में से पतला पतला, और दो कॉम्बिनेशन ऑफ दो स्फेरिकल सरफेसेस, टू स्फेरिकल सरफेसेस आ ही रहे हैं, तो इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस। केव क्या होती है? गुफा होती है ना, गुफा बोलते हैं ना केव, तो Yes, केव। sir. तो ऐसे आपको ऐसा लग रहा है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा, ऐसे ऐसे सोचो कि ये गुफा है, ऐसे इधर इधर ऐसे, तो ऐसे समझ आ जाएगा, याद नहीं रहेगा तो Yes, ये sir. तरीका भी है। तो दिस इज कॉनकेव लेंस। तो दूसरा कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा? इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल लाइट डाइवर्ज। को डाइवर्ज कर देगा, है ना, और फैला देगा। लाइट आई लेफ्ट साइड से पैरेलली इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, उससे इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रेज आई। कॉनकेव लेंस ने क्या किया? इन सभी लाइट रेज को और डाइवर्ज कर दिया और फैला दिया, है ना। तो डाइवर्जिंग लेंस। हाँ, कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। या जैसे वो कन्वेक्स क्या था? कन्वर्जिंग लेंस। सर आप म्यूट हो गए क्या? म्यूट नहीं हुआ यार, मेरा फोन आ गया था। हाँ, तो कन्वेक्स लेंस क्या है बेटा? कन्वेक्स लेंस था कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग, और कॉनकेव क्या है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, ठीक है। तो डाइवर्ज करेगा यस तो सर। डाइवर्जिंग लेंस, और यस इन्फिनिटी सर। से आने वाली लाइट को फैला देगा। कनकेव यस लेंस सर। साइडों से मोटा मोटा और बीच में से पतला पतला पतला। पतला, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई। चलो, क्या इन्हीं दो प्रकार के लेंस होते हैं क्या? सर नहीं। एक ऐसा भी होता है, साइड से वो मुड़ा हुआ होता है और बीच में से प्लेन होता है। ठीक है, अब देखो इतने सारे प्रकार के लेंस हो सकते हैं। सबसे पहले पे फोकस करेंगे ये वाला। क्या इसमें सबसे पहला लेफ्ट मोस्ट वाला, इस पे बताओ कि लेफ्ट मोस्ट में जो लेंस है उस पे, उसको बोला बाय कन्वेक्स लेंस, बाय कन्वेक्स। तो देखो दो कन्वेक्स शेप के रेडियस थे, ठीक है, दो यस सर। कन्वेक्स शेप के मेरे पास रेडियस थे, और R1 एंड R2 की दोनों की वैल्यू बराबर थी। हम लेफ्ट मोस्ट वाले को देख रहे हैं, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बराबर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है तो क्या बोलेंगे? बाय कन्वेक्स। कि कन्वेक्स तो है लेकिन दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, इसलिए बाय कन्वेक्स बोल दिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया बच्चे कि R1 भी 10 है और R2 भी 10 है, ठीक है, बाई कन्वेक्स बोल दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन देखो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो एक सरफेस प्लेन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह, और दूसरा कन्वेक्स है, तो इसको बोल देंगे हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक एक तो सरफेस बिल्कुल सीधा सीधा, और दूसरा कन्वेक्स, ये तो बिल्कुल सीधा है एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह, ठीक, और दूसरा कन्वेक्स है। अब मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन की तरफ अगर मैं R1 बोलूं और ये दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बोलूं, तो R1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे प्लेनो कन्वेक्स लेंस में? सर R1 कैसे पता चलेगा? बताओ ना, अभी तुम थोड़ा दिमाग लगाओ मैथमेटिक्स का। R1 क्या होगा? R1 क्या होगा? क्या R1 इंफिनिटी नहीं होगा बच्चे? यस सर। भाई एक Yes, स्ट्रेट sir. लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट, यस सर। है ना। तो R1 की वैल्यू प्लेनो कन्वेक्स लेंस में R1 क्या होगा बच्चे? इन्फिनिटी। इन्फिनाइट। Infinity. R1 विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और R2 जो है वो नॉन जीरो, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर तीसरा लेंस देखो, तीसरा भी कन्वेक्स है, बट इसमें देखो कन्वेक्सिसिटी अलग अलग है। इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का कुछ और है, दोनों की कन्वेक्सिसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे R1 और R2 आपस में बराबर नहीं है, R1 इज नहीं है। नॉट इक्वल टू R2। तो अगर R1 R2 बराबर होते तो मैं इसको बाय कन्वेक्स लेंस बोलता, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपली कन्वेक्स लेंस बोला है बिकॉज R1 इज नॉट इक्वल टू R2, ठीक है बच्चे। अब ये पॉजिटिव मेनिस्कस को छोड़ते हैं एक समय के लिए, आगे बढ़ते हैं, फिर बताऊंगा लास्ट में इनको। फिर उसके बाद आपको एक लेंस दिखाई दिया बाई कनकेव लेंस। बाई कनकेव लेंस का मतलब क्या है? कि भाई बीच में से पतला दो पतला, साइडों कनकेव। से मोटा मोटा, और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या इसके बराबर। R1 इज इक्वल टू R2, यहाँ भी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बराबर होंगे, तो इसलिए बोल दिया बाय कनकेव लेंस। फिर इससे अगला कनकेव लेंस, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग, एक का अलग और दूसरे का थोड़ा अलग, तो इनकी शेप और शक्ल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको
नजर आ रहा है। तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2। इधर R1 एंड R2 आर बराबर। यस सर। ठीक है, फिर क्या दूसरा, प्लेनो कनकेव लेंस, एक साइड प्लेन और एक साइड कॉनकेव। और एक साइड कॉनकेव, तो इसको बोल देंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। और उसके बाद नेगेटिव मेनिस्कस। अच्छा एक बार ये देखो, क्या इनमें नेसेसरली एक सरफेस स्फेरिकल है? चाहे कितने भी हैं, कम से कम एक सरफेस हमारा स्फेरिकल नेचर का है ना, यस सर। जितने भी लेंस है। तो इसीलिए हमने बोला इनको लेंसेज को कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, कि आपका कोई ना एक सरफेस स्फेरिकल है। ठीक है, चलो सर लेकिन अब हम ये कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कर्व्ड सरफेसेस। नहीं बच्चे, हम क्या पढ़ रहे हैं कि कर्व तो बोल सकते हैं, देखो इन जनरल तो हम बोल सकते हैं, लेकिन आपको एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे, थिन स्फेरिकल स्फेरिकल लेंसेज। ठीक लेंसेज। है, अच्छा। थिन पढ़ेंगे, स्फेरिकल ही होगा सरफेस और लेंस होगा। आप जो चश्मा में लगा है ना आपके लेंस, वो स्फेरिकल नहीं होगा, उसमें तो बहुत सारी चीजें करेक्शंस होती हैं, लेकिन हम अभी जो पढ़ेंगे वो बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ ज्योमेट्री। देखो हमारा स्कोप क्या है, 12th के अंदर हम इतना कठिन चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि थिन होंगे लेंसेज, स्फेरिकल सरफेस ही होगा, और लेंस तो आपको पता ही है। सर अभी लेकिन थोड़ा बताऊंगा स्फेरिकल कि तो हम उसे कहते हैं ना जो पूरा कंप्लीट हो, ये तो हम एक पार्ट ले रहे हैं, तो वो कर्व होगा ना, मतलब स्फेरिकल तो कंप्लीट नहीं हो गया यार, था। नहीं, कर्व होगा, कर्व देखो, आप समझ नहीं बट पा रहे। हमने अज्यूम तो स्फेयर किया था, और फिर अरे दो नहीं स्फेयर का जो नहीं नहीं चांसेस। नहीं नहीं, रुको रुको, सुनो, ये कौन सा शेप होता है? सर ये वाला ओवल। पैराबोला। हाँ पैराबोला। पैराबोला। 2D है पैराबोला, ठीक है। अब मैं इस पैराबोला का एक छोटा सा टुकड़ा भी काट लूं, तो क्या मैं उसको भी तो पैराबोलिक शेप ही बोलूंगा, बिकॉज ये हाँ सेम सर। यस फंक्शन को सर। सेटिस्फाई करेगा। y इज इक्वल टू यस फोर ए सर। एक्स स्क्वायर। हाँ तो सर। सेम, ये इक्वेशन तो सेम ही रहेगी ना, चाहे आप छोटा टुकड़ा काट लो चाहे बड़ा टुकड़ा काट लो, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, बस रेंज बदल जाएगी फंक्शन की। समझ पा रहे हो? हाँ सर, सर पैराबोला वाले केस में तो समझ में आ गया। तो ऐसे ही स्फीयर भी जो है, स्फीयर की इक्वेशन का भी अगर आप बात करोगे, तो चाहे छोटा टुकड़ा काट लो ना, तो ये क्या स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? करेगा, यस सर करेगा। यस सर। करेगा। तो स्फेरिकल ही रहता है बच्चे, आप ऐसे मत सोचो कि थोड़ा सोचने में दिक्कत आ रही है, आप उस तरीके से सोच नहीं पा रहे। स्फीयर एज ए फंक्शन देखो मैथमेटिक्स के हिसाब से, टुकड़ा काटा है तो टुकड़ा कम रेंज में सपोर्ट करेगा ना इक्वेशन को, उसकी रेंज डिक्रीज भले ही हो जाए पर रहेगा तो स्फेरिकल ही। यस सर। ठीक है, तो ये सरफेसेस हमारे स्फेरिकल नेचर के होंगे। थिन होगा, थिन का भी बताऊंगा। अभी हमारे पास दो बच गए, एक तो नेगेटिव मेनिस्कस और एक पॉजिटिव मेनिस्कस। तो पॉजिटिव मेनिस्कस पे ध्यान दो, ये हमारा क्या है लेंस, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, या कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस है। तो एक साइड क्या है, कॉनकेव है, और दूसरे साइड कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स या फिर पॉजिटिव कॉन्वेक्स। मेनिस्कस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स या फिर पॉजिटिव मेनिस्कस। ठीक है, रियल लाइफ में आपको ऐसे लेंस कम देखने को मिलेंगे, बट पॉसिबिलिटी तो है। और ये राइट वाला, इसका नाम बताओ, सबसे लास्ट में बच गया नेगेटिव मेनिस्कस, इसका क्या नाम होगा? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक साइड कॉन्वेक्स दूसरे साइड कॉनकेव, पहला कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। और वो पहला वो ये क्या था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। पॉजिटिव मेनिस्कस को लिख देते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, तो इतने तरीके के हमारे पास लेंसेज हो सकते हैं। अब इसमें मेजरली हम डील करेंगे कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के साथ, या फिर बाई कन्वेक्स या बाई कॉनकेव लेंस के साथ। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं, ये हमने देख लिया कैसे कैसे बनेंगे। अब टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों लेंस के अंदर, एक होता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीचों बीच होता है जनरली, मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% ऑफ द केसेस में ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीचों बीच होगा। खास बात क्या होगी कि ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रेज विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी डेविएशन, एज इट इज पास कर जाएंगी, एज इट इज पास
कर जाएंगी। थ्रू द लेंस दे विल पास, दे विल बी ट्रांसमिटेड एज इट इज विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बेंडिंग। ठीक है, तो ये खास बात है ऑप्टिकल सेंटर। बोलो सर ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा बच्चे? ये ऐसा पॉइंट होगा जिस पर पड़ने वाली इंसिडेंट रेज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी डेविएशन, दे विल नॉट एक्सपीरियंस एनी रिफ्रैक्शन। तो यही है ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन। अब देखो, अब ध्यान दो कि हम थिन स्फेरिकल लेंसेज क्यों बोल रहे हैं, थिन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है भाई, ये लेंस अगर मोटा होगा तो इसके बिल्कुल सेंटर पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल सेंटर पे अगर मैं ध्यान दूं सिर्फ इस पार्ट में, तो क्या आपको ये ग्लास स्लैब जैसा नजर नहीं आ रहा कि भाई ग्लास स्लैब जैसा कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन तो ये करेगा ही। ठीक है, अब जो इस पे इंसिडेंट रे है, मान लो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ इस इंसिडेंट रे को, ये वाली रे, तो जैसे ये रे इस पर इंसिडेंट होगी बेटा, तो क्या इसका अगर ये लेंस थिक है, थिन नहीं है, तो क्या ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा? ऐसे स्ट्रेट पास थोड़ी कर जाएगी, ऐसे सिंपली नहीं कर पाएगी। क्या होगा? when it is entering from rarer to denser medium, तो क्या होगा? it will bend towards normal bend करेगी ये लाइट, तो ये कुछ ऐसा टर्न हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, और फिर वापस बाहर निकलते टाइम फिर से ऐसे हो जाएगी। तो एक्चुअल पाथ से ये थोड़ा सा डेविएट कर जाएगी, डी लेटरल डेविएशन होगा। बट अगर ये लेंस थिन होगा तो ये डी की वैल्यू कम कम होती चली जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास हो जाएगी। तो जैसे ये लेंस थिन होगा, ऐसे थिक ना हो कि थिन होता, तो क्या होता? लेटरल डेविएशन का, मान लो थिन लेंस अज्यूम कर लिया, तो लेटरल डेविएशन में हमने किया था ना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ लेटरल डेविएशन कैन बी 0 एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेटरल डेविएशन कैन बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो अगर लेंस ही थिन हो गया तो मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है? थिकनेस ऑफ द, अब लेंस थिक मान लिया, जितना थिक होगा लेंस उसकी थिकनेस के बराबर। तो जब ये थिन होगा लेंस, थिन अज्यूम करते हैं, इसलिए बोलते हैं थिन स्फेरिकल, बिकॉज हम डेविएशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर जैसी चीज प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करी कि इन द थिन लेंसेज व्हेन द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट, if they pass through the point without being deviated, without being refracted, तो उनको बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। 90% ऑफ द केसेस में ये पॉइंट लेंस के अंदर लाई करता है, इसके बिल्कुल सेंटर पर लाई करता है। ठीक है, चलिए अब एक बात आती है असर्शन रीजन के प्रोस्पेक्टिव से, उसके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ो इस नोट्स को। ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई इनसाइड, ऑन सरफेस और आउटसाइड द लेंस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो थे हमारे R1 एंड R2, बेस्ड अपॉन दोज वैल्यूज ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई इनसाइड द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस, और इट कैन ऑल्सो लाई आउटसाइड द लेंस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो समझना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको याद रखना बेहद जरूरी है कि भाई ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से पास होने वाली लाइट रेज without being deviated, without being dispersed, they will pass through as it is on the other side of the lens, and the optical center can lie inside, on the surface or outside the lens depending upon the values of R1 and R2। इतनी बात समझ आई आपको? यस सर। गिव मी अ Yes, थम्स sir. अप जिन बच्चों को अभी तक का ये समझ आ गया। ठीक है, चलो तो हमें ऑप्टिकल सेंटर पता चल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लेंस में बेटा दो फोकस होते हैं। जैसे हमारे पास हमने मिरर पढ़ा था, तो मिरर में एक ही फोकस होता था, फोकस पॉइंट। स्फेरिकल मिरर हमने पढ़े थे, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, वहां पर एक ही फोकस होता था, सिंगल फोकस। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो सरफेसेस है, यहाँ पर दो फोकस होंगे। एक को बोलेंगे फर्स्ट प्राइमरी फोकस और दूसरे को बोलेंगे सेकंड प्राइमरी फोकस। फोकस। फर्स्ट प्राइमरी फोकस हमारे किसी काम का भी नहीं है, इसकी डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे और इसके बाद इसको भूल जाएंगे। हमारा केवल काम रहेगा सेकंड प्राइमरी फोकस के साथ। तो पहले एक बार फर्स्ट प्राइमरी फोकस को देख लेते हैं। फर्स्ट प्राइमरी फोकस क्या होगा कि अगर फर्स्ट प्राइमरी फोकस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड
the rays coming from the object after being refracted from the lens will go to infinity, यानी इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी। ऑब्जेक्ट को रख दो फर्स्ट प्राइमरी फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनने वाली है, इंफिनिटी पर। देखो आपने ये फर्स्ट प्राइमरी फोकस था कन्वेक्स लेंस का, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया फर्स्ट प्राइमरी फोकस f1 पर, तो क्या होगा, इससे पास होने वाली रेज लेंस पर टकराएंगी और दे विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। अगर रेज पैरेलल हो गई आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पर जाकर ये इमेज बनाएंगी। ठीक, यस कनकेव में देखो, कनकेव में आपने फर्स्ट प्राइमरी फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो अब ये क्या करेंगे, आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट होकर ये फर्स्ट प्राइमरी फोकस पर, सॉरी आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड ये इन्फिनिटी पर जाकर इमेज फॉर्मेशन करेंगी। तो बस इतना ही डेफिनेशन है फर्स्ट प्राइमरी फोकस का, कि ऑब्जेक्ट को रखोगे फर्स्ट प्राइमरी पे तो इमेज क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे। फिर दूसरा आता है कि सेकंड प्राइमरी फोकस क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कहानी, यहाँ पे कहानी क्या होगी कि इन्फिनिटी से आती हुई पैरेलल रेज जहां पर मिले आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड, इन्फिनिटी से आती हुई पैरेलल रेज, ये देखो इन्फिनिटी से आ रही है रेज, पैरेलल है, ये आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द लेंस दे मीट एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज सेकंड प्राइमरी फोकस। जहां पर पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रही थी वो मीट कर जाए आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द लेंस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकंड प्राइमरी फोकस। ठीक है, कन्वेक्स के केस में ये मिलेंगी और कॉनकेव के केस में ये मिलती हुई नजर आएंगी, ये मिलती हुई नजर आएंगी। देखो भाई कन्वेक्स कॉनकेव लेंस तो क्या होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, तो इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देगा। अभी देखा था हमने डेफिनेशन में कि पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर डाइवर्ज्ड फर्दर, ये और फैला दिया इनको, तो और फैला दिया तो फैलती हुई रेखाएं तो कभी मिलती नहीं है, कन्वर्ज करती हुई रेखाएं ही किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, बट ये फैलती हुई रेखाएं हैं, फैलती हुई रेज हैं, तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बट इनको अगर हम लेफ्ट साइड में ऐसे रीड्रॉ करें, है ना, ऐसे एक्सट्रपोलेट कर ले लेफ्ट साइड में, तो ये मिलती हुई नजर आएंगी एक पॉइंट पर, मिलेंगी नहीं एक्चुअल में बट मिलती हुई नजर आएंगी। तो कॉनकेव के केस में वही पॉइंट जहां पर ये पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आती हुई पैरेलल रेज मिलती हुई नजर आए, वही क्या कहलाएगा, सेकंड प्राइमरी फोकस। क्या बोल रहा हूं मैं यार, हाँ, पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकंड प्राइमरी फोकस। ठीक है, तो ये हमारा यस सर। जहां पर या तो कन्वर्ज कर जाए या कन्वर्ज सर आपकी स्क्रीन सेकंड आ प्राइमरी गई। फोकस। स्क्रीन रुक गया, सर आ गई। सर वॉइस ब्रेक हो गई थी। सर स्क्रीन फिर से चली गई। आज मौसम खराब है थोड़ा सा। यस सर। यार बारिश कब जाएगी, बरसात है कि वो बोल रहे थे ना अभी कि सर होली दिवाली तक पे। ठंड थी, दिवाली तक बारिश रहेगी। दिवाली सर सही तो है, दिवाली ठंडा पे ठंडा माहौल जाएगी है। बोल रहे हैं लोग, सच में। सर तो अपन का तो फायदा है, ठंडा ठंडा चिल्ड है, एसी नहीं चलाना पड़ रहा। क्या ठंडा मौसम हो गया, हाँ हाँ एसी यस कहाँ, सर, पंखा बंद करे बैठा हूँ मैं। 24 डिग्री सेल्सियस। वही, एसी चलता था सर 24 पे तो। हाँ वही कह रहा हूँ कि अभी तो कुछ नहीं, पंखा भी बंद कर रखा है यार मैंने। जो पंखा चला रहा है उसको जो पंखा एसी ज्यादा चला रहा है सर उसको आवाज ब्रेक वायरल हो रही है सर आपकी। आपकी वॉइस ब्रेक बढ़िया, हो गई। अब भी ब्रेक हो रही है बेटा, तो सही आ रही है, देखो सर अब आ गई। अब सही आ रही है। आ रही है, ठीक है चलो। तो हमें प्राइमरी फोकस पता चला, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकंड प्राइमरी फोकस। ठीक है, अब ये सेकंड प्राइमरी फोकस को ही अपन फोकस बोलेंगे इसके बाद से। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए इन्फिनिटी से आती हुई लाइनें जहां कन्वर्ज हो वो हमारा फोकस, कनकेव लेंस के लिए इन्फिनिटी से पैरेलल आती हुई लाइनें जहां कन्वर्ज होती हुई नजर आए वो हमारा फोकस। तो आज के बाद से अब फोकस जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेकंड प्राइमरी फोकस की बात हो रही है। ठीक है जी, चलो। इसके बाद एक होता है फोकस प्लेन या फोकल प्लेन। फोकस प्लेन बोलते हैं या इसी को बोलते हैं फोकल प्लेन।
तो बेटा देखो जब किसी लेंस पर पैरेलल रेज गिरे और वो पैरेलल रेज गिरने के बाद कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर मीट करेंगी, ठीक है, पैरेलल रेज लेंस पर गिरने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होकर मीट करेंगी, ये पॉइंट फोकस प्लेन पे लाई करेगा। ये जो पॉइंट है जहां पर ये कन्वर्ज होकर मिल रही हैं वो पॉइंट फोकस प्लेन पर लाई करेगा या फोकल प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये प्लेन की बात क्यों कर रहे हो, तो प्लेन की बात करने का बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर तो आपको पैरेलल रेज दिख रही है बट दे आर इंसिडेंट एट सम एंगल विद द लेंस, या हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है ये रेज, बट सभी की सभी थीटा एंगल पर ही है, लेकिन क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, तो सभी की सभी थीटा एंगल पर ही गिर रही हैं बिकॉज दे आर पैरेलल। अब जहां भी ये मीट करेंगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज दैट पॉइंट विल लाई ऑन फोकल या फोकस प्लेन, फोकल प्लेन पे या फोकस प्लेन पर लाई करेगा। अब इसी का दूसरा डायग्राम में थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको आइडिया लगेगा। जब कन्वेक्स लेंस पर इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही थी, जब कन्वेक्स लेंस पर इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही थी वो कहां पर मिल रही थी बेटा, दे वर मीटिंग एट द सेकंड प्राइमरी फोकस, है ना, ऐसा बोले थे ना अभी। तो सेकंड प्राइमरी फोकस मेरा यहाँ लाई करेगा और ये आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड इस पॉइंट पर मिलेंगी। तो ये भी पैरेलल रेज थी, दे आर आल्सो बीइंग रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस। तो हमारा जो Yes, फोकस था सेकंड प्राइमरी फोकस, ये भी हमारा फोकल प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है। दो एंगल का तो मुझे Yes, पता चल गया, एक तो ग्रीन वाली लाइनें थी वो किसी एंगल थीटा पे थी, रेड कलर वाली लाइनें 90 डिग्री टू द लेंस है, तो दे आर आल्सो मीटिंग ऑन द फोकस पॉइंट। अब किसी और रैंडम एंगल पे भी होंगी बट लाइन इंसिडेंट रेज शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होनी चाहिए बस, इधर ये आई इधर ये आई यहाँ पे ये आ गई, ऐसे पैरेलल रहना चाहिए बस। तो अगर पैरेलल रहेंगी तो ये जहां भी मीट करेंगे बेटा दैट पॉइंट विल ऑल्सो लाई ऑन द फोकल प्लेन ओनली। तो ये फोकस प्लेन जो आपका है इसको एक बड़ा कर दो, तो ये वाला पॉइंट जहां मिलेंगी वो भी फोकस प्लेन पर ही लाई करेगा। तो जैसे जैसे आप एंगल बदलोगे ना इंसिडेंट रेज का तो ये पॉइंट बदल सकता है जहां पर ही मीट करें, बट हर एक पॉइंट लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट विल फॉर्म अ प्लेन एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड एज फोकस प्लेन या फोकल प्लेन। तो जैसे जैसे आप एंगल बदलते जाओ भाई, लेंस पे तो आप किसी भी एंगल पे लाइट मार सकते हो ना, एक टॉर्च समझो आपने हाथ में टॉर्च ले रखी है, लेंस पे आप उसको ऐसे घुमा घुमा के अलग अलग एंगल पे टॉर्च को मार रहे हो, तो आपका फोकस पॉइंट शिफ्ट होगा बट वो उस प्लेन में जरूर रहेगा, है ना। और वो प्लेन कितनी दूरी पर है इससे, सेकंड प्राइमरी फोकस जितनी दूरी पर है, फोकल लेंथ के बराबर दूरी पर है। क्यों, क्योंकि जब फोकल हम डिफाइन कर रहे थे फोकस को सेकंड प्राइमरी फोकस, तो यहाँ भी तो ये बोल रहे थे कि पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगी तो जो जहां भी फोकस होंगी वो फोकस पॉइंट हमेशा इस प्लेन पर लाई करेगा एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड एज फोकस प्लेन या फोकल प्लेन, ठीक है। कन्वेक्स के केस में तो यहाँ पर कन्वर्ज होंगी एक्चुअली दिखेंगी, और कनकेव लेंस के केस में यहाँ पर कन्वर्ज होती हुई नजर आएंगी, यानी कि इंसिडेंट पैरेलल रेज will appear to be converging on a point and locus of all such points is called as focus plane for the concave lens, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फोकस प्लेन का या फोकल प्लेन का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं रे ट्रेसिंग इन कन्वेक्स लेंस, एक ये टॉपिक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फिर आप इसको पढ़ के आना। रे ट्रेसिंग इन कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज एंड ऑब्जेक्ट का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपने सबने पढ़ा होगा, स्कूल में हुआ है क्या आपका ये ऑप्टिक्स चैप्टर? yes sir, यस completed. सर, चल रहा है अभी। तो ऑप्टिक्स चैप्टर में आपने No, पढ़ा sir. होगा इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ठीक है। तो चलो, बिफोर डिफाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, है ना, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनको पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो ये लेंस था हमारे पास, इस पे फर्स्ट प्राइमरी फोकस 2 into f1,
second primary focus and 2 times the second primary focus. ये हमने 4 पॉइंट रख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेंस से कुछ दूरी पर, है ना, उस दूरी को डिफाइन करेंगे और उस दूरी के अकॉर्डिंग हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या कहाँ पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे है। ये मोमबत्ती जैसा हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज क्या बनती है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। अभी डिफाइन किया था हमने लेंस के लिए, कि लेंस के लिए हमने क्या डिफाइन किया था कि पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी कन्वर्ज एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। यार चैट बॉक्स में क्या कर रहे हो तुम लोग, कहीं भी शुरू हो जाते हो। हाँ पढ़ लो, नहीं तो यही इमोजी जेई के पेपर में आएगा। सही बोला। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो लाइट कन्वर्ज होकर कहाँ पे आएंगी, फोकस पर, ठीक है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज आपको ये याद रखना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट का साइज जितना भी है उससे काफी ज्यादा कम साइज की इमेज आपको बनेगी, यानी बहुत छोटे साइज की इमेज बनने वाली है। When the object is placed at infinity, image will be formed at focus. The nature of image will be real and inverted, and the size of the image will be highly diminished. काफी छोटे साइज की इमेज बनने वाली है, ठीक है बच्चे। उसके बाद ओके सर। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा नजदीक ले आए, यानी नाउ वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। 2f एंड इंफिनिटी के बीच में, इंफिनिटी से नजदीक और 2f से दूर। तो उस केस में हमारा ये काफी ज्यादा वेरिएशन है, इंफिनिटी से लेकर 2f के बीच की दूरी काफी ज्यादा होगी। उसमें कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज बी फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। on the other side of the lens, image will be formed on f and between f and 2f. Nature of image will be real and inverted. यहाँ पे आपको इमेज दिखाई भी दे रही है कि इन्वर्टेड है, रियल है, एंड डिमिनिश्ड इन साइज, यानी कि यहाँ पर इमेज क्या है, यहाँ पर इमेज छोटे साइज की बन रही है, इमेजेस ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है बेटा। अब देखो, है तो ये कन्वेक्स लेंस, बट ये हमेशा क्या मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ये Yes, मैग्नीफाई कर रहा है कि नहीं, मैग्नीफाई कर रहा है कि डिमिनिश कर रहा है, साइज को सर घटा रहा डिमिनिश है। कर रहा है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज साइज छोटा है, तो ये क्या कर रहा है, ये मैग्नीफाई कर रहा है कि डीमैग्नीफाई कर रहा है, डीमैग्नीफाई। डीमैग्निफिकेशन कर सर रहा है लेकिन ना। ये कॉन्सेंट्रेट तो कर रहा है ना, मतलब जैसे मैग्नीफाइंग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि सारी लाइट रेज को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। कन्वर्जेंट, उसको तो कन्वर्ज बोलते हैं ना, कन्वर्जिंग नेचर, वो तो हमने पहले ही बोल दिया कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा हमेशा, बट मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं, इसका वो नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। हाँ, ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर ग्रेटर देन देन 1 मैग्निफिकेशन होगा तो हम बोलेंगे कि आपका लेंस जो इमेज साइज है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट साइज से, बट यहाँ पर ओके देखो सर। इमेज साइज छोटा है और ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है, तो ये मैग्नीफाई नहीं कर रहा है इस टाइम। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज शुड बी ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट। देखो, अब जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी और 2f के बीच में था तो हमारा इमेज का बना f एंड 2f। अब देखो यहाँ पर ना एक बेसिक कंसेप्ट फॉलो होता है कि जैसे जैसे आपकी इमेज इंफिनिटी से लेंस के नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे आपकी इमेज जो है वो लेंस से दूर जाती जाएगी, है ना। जैसे जैसे इमेज लेंस के नजदीक यस आती सर। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जाती जाएगी, बस ये ध्यान रखो और थोड़ा थोड़ा इनको मूव करते चलो। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, तो इमेज कहाँ बनेगा,
it will be formed between f and 2f on the other side of the lens. Nature of image is real and inverted, and size of the image is diminished. So size of image is smaller than the size of object. फिर अगला क्या केस होगा, अब 2f पे ले आते हैं, है ना, 2f पे ले आते हैं. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन 2f, ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया, तो यहाँ पर लिमिटिंग केस है ये, यहाँ पर इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज सेम हो जाएंगे. जैसे आपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा तो इमेज भी 2f पर बनेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा, दिख रहा है, जो भी इमेज इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, वो रियल ही बनेगी, ठीक है. और साइज दोनों का सेम है, बराबर है, क्योंकि दोनों की दूरी, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल. तो मैग्निफिकेशन जब हम डिफाइन करते हैं तो इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करते हैं ना कई बार, तो यहाँ पर -v/u यूज करते हैं, तो v एंड u आर इक्वल 2f. तो यहाँ पर when the object is placed at 2f, image will also be formed at 2f. Nature of image will be real and inverted. Size of the image is equal to the size of the object. अब क्या करें, अब 2f से f के बीच में ले आते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो कर लिया जी. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, तो 2f और f के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज थोड़ा और दूर चली जाएगी. नाउ इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, यानी 2f से ज्यादा दूर, 2f से दूर बनेगी, ग्रेटर देन 2f रहेगा इमेज डिस्टेंस. नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. अब देखो इमेज क्या कर रही है, अब इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड, मैग्नीफाई हो गई सर. अब मैग्नीफाई होने लग गया है. अब 2f से f के बीच में जैसे आप आए तो मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा. साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ये मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, ठीक है. इसके बाद क्या करें जी, अब f पे ले आओ, राइट में थोड़ा और स्विच कर दो. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन f पे प्लेस कर दिया, तो जैसे आपने f पे प्लेस किया तो फिर क्या होगा, इंफिनिटी से आने वाली रेज तो f पे फोकस हो रही थी, अगर f पे रखा रहे तो अभी देखो फर्स्ट प्राइमरी फोकस ऐसे ही तो डिफाइन किया था कि फर्स्ट प्राइमरी फोकस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज इंफिनिटी पर इमेज फॉर्म करेगी, तो इमेज फॉर्म्ड विल बी एट इंफिनिटी. नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड. बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है. साइज ऑफ सर द स्क्रीन इमेज शायद हट गई है. हाईली एनलार्ज्ड. नेटवर्क का इशू आ गया है शायद, ऐसा लग रहा है. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. अब आ गया, आ गया विजिबल है. आ गया सर. अब आ गई, बीच में चली गई थी, बीच में तो मुझे भी नहीं दिख रही थी. यस, तो जब ऑब्जेक्ट f पे रख दिया तो हमने देखो फर्स्ट प्राइमरी फोकस ऐसे ही तो डिफाइन किया था कि फर्स्ट प्राइमरी फोकस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, इंफिनिटी पर. तो अभी देखो f पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा, इंफिनिटी में. इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, and size of the image is highly enlarged. Image formed is highly enlarged in size. ठीक है जी. अब f पर आ गए. अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, f से भी नजदीक ले आओ इसको, f से भी नजदीक ले आओ. ना ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f. तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर एक ये अलग सा बिहेवियर शो करेगा. O एंड F के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो अब इमेज फॉर्म होगी ऑन द सेम साइड. देखो पहले तो ये पैरेलल थी, अब ये डाइवर्जिंग नेचर, अब नाउ है ना ये डाइवर्जिंग के लेंस की तरह बिहेव कर रहा है. अभी यही लेंस तो ये क्या कर रहा है, ये रेज को डाइवर्ज कर रहा है, तो अब ये इनको दूसरे साइड एक्सट्रपोलेट करके आप इमेज डिस्टेंस निकालते हो. तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड. नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी इस केस में, इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इट विल बी इरेक्ट, यानी कि जैसे सीधा ऑब्जेक्ट रखा है वैसे इमेज भी सीधी फॉर्म होगी. नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज ऑफ द इमेज विल बी एनलार्ज्ड एंड इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस जिधर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले साइड में फॉर्म होगा. तो ये आपका है इमेज फॉर्मेशन या रे ट्रेसिंग बाय अ कन्वेक्स लेंस. तो सारे के सारे आपको डायग्राम समझा देना एक बारी. कौन सा डायग्राम, सर जो ये नीचे बना हुआ है, इस डायग्राम को समझा देंगे, इस रे डायग्राम को समझा देते हैं, ठीक है.
इससे पहले थोड़ा सिंपल वाला समझा दूं एक स्टेप, फिर यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो जब हम रे ट्रेसिंग करते हैं तो बेटा दो चीजों का ध्यान रखते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो दैट विल क्रॉस द लेंस विदाउट बीइंग डेविएटेड, है ना। तो पहली रे जो हम निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो एक तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर देते हैं, ऐसे सीधा सीधा चली गई, ठीक है। तो ये बिना किसी डेविएशन के सीधा क्रॉस कर दी। दूसरी रे हम निकालते हैं जो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगी, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस रे के बारे में हमें ये पता है कि ये आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड इट विल पास थ्रू द फोकस। ये वाली रे जरूर फोकस के थ्रू पास करेगी बिकॉज इट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपका है। तो ये फोकस के थ्रू जरूर पास करेगी। तो इसके बारे में हमें दोनों तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होने वाली रे आपकी, फिर से स्क्रीन शेयर रुक गया क्या? सर दिख नहीं रहा। हाँ, बारिश के बाद से बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। यार आज तो पता नहीं क्या हो रखा है, मुश्किल से सोच रहा था शायद ना भी हो पाएंगी क्लासेस, पर हो रही हैं, अच्छी बात है। हाँ, तो दो रेज है बेटा, एक तो देखो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर गई, और सर एक आई जो नहीं ना दूसरी अभी? रे है वो नहीं आ रहा। आ गया यार, स्क्रीन पे अपडेट तो आ गया मेरे पे तो। आ गई है सर। सर फिर चलिए आ गया। आ गया अब आ गया। विजिबल है सर। रुको। तो हम ना जब भी रे ट्रेसिंग करते हैं तो दो डायग्राम देखते हैं बेटा। एक तो होता है, यार अब भी डिले चल रहा है काफी, पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो दो तरीके की रे देखते हैं। देखो पहला एक 1 से मार्क कर रहा हूँ, तो ये वाली रे जो है 1 से मार्क की, इस तरीके की रेज जो है, यार नहीं आ रहा, पता नहीं इतना डिले क्यों है। सर आपकी स्क्रीन सर आ रही है, दिख रहा है नहीं सर। आ रहा, सर नहीं नो दिख रहा सर बेटा। नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा। देखो एक को मैंने मार्क कर दिया 1 से, और एक को मार्क करूंगा 2 से, ठीक है। तो हम ना दो तरीके की रेज को ट्रेस करते हैं जब भी हम इमेज साइज और इमेज से ऑब्जेक्ट से इमेज ड्रॉ करते हैं, इमेज सेंस निकालते हैं। हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे, जैसे कि रे नंबर 1 यहाँ से, दैट विल पास थ्रू द लेंस विदाउट बीइंग एनी डेविएशन, बिना डेविएशन के निकल गई, तो एक रे मुझे पता चल गई। दूसरी ऐसी रे लेते हैं जो इनिशियली पैरेलल थी एक्सिस के, एक्सिस ऑफ द लेंस के पैरेलल थी, यानी रे नंबर 2। तो इसके इस तरीके के रेज के बारे में मुझे पता है कि दे विल आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल डेफिनेटली पास थ्रू फोकस, वो फोकस के थ्रू जरूर पास करेंगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फोकस के थ्रू पास करा के और एक्स्ट्रा मूव कर देता हूँ आगे की साइड। तो जहां भी ये दो रे मीट करेंगे वहीं पे हमारी इमेज बनने वाली है। क्यों? क्योंकि सभी की सभी रेज जहां कन्वर्ज करेंगी, इसके अलावा जितनी भी रेज होंगी ना, वो डेफिनेटली इसी पॉइंट पर आएंगी, चाहे किसी भी एंगल पे गिरे, सभी के सभी इधर ही आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सभी केसेस में तो हमने इस तरीके से कर लिया, और फाइनल वाले में क्या किया, जो इरेक्ट वाला था, यहाँ पर क्या होगा बच्चे कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली वही दो रेज मैं ट्रेस करूंगा। पहले कौन सी, जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर जाए एज इट इज, ये गई, ठीक, रे नंबर 1। दूसरी जो पैरेलल टू द एक्सिस थी, ये क्या करेगी, ये फोकस एफ से पास जरूर करेगी, तो ये एफ से पास करा दी मैंने। मुझे पता चला ये डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है तो कभी भी नहीं मिलेंगी, तो इनको क्या करेंगे, पीछे की साइड मूव करेंगे, ऐसे एक्सट्रापोलेट करेंगे, और ये पीछे की साइड जरूर इंटरसेक्ट कर देंगे। तो जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, और ये आपके 6 केसेस हैं। पहला जब फोकस पे हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इनमें केवल लास्ट जो है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तब आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है। उसके अलावा सभी में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा फॉर अ कन्वेक्स लेंस। तो हमने रे ट्रेसिंग देख लिया बेटा कन्वेक्स लेंस के लिए। इसको आप याद रखो, जितना समझाया उसको समझना, देखना और ट्रेसिंग कर करके देखना। वैसे वो यहाँ पे तो हमने रिजल्ट्स लिख रखे हैं, लेकिन आप इसको आप ज्योमेट्रिकली करेक्ट तरीके से अपने नोटबुक में ड्रॉ भी करोगे ना अगर, तो वहाँ पे परफेक्टली आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने सही तरीके से ड्रॉ किया है तो आपको यही रिजल्ट मिलेंगे कि एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है, कि डिमिनिश्ड मिल रही है। ये सभी चीजें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जितना मैंने आपको बताया वो समझ आया अभी तक? यस सर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लेंस में 3 चीजें बचती हैं। पहला लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दूसरा थिन लेंस फॉर्मूला, और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इनको हम कंप्लीट करेंगे, सभी में आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मनीषा मैम आएंगे आपको पढ़ाने, तो तब ये पढ़ लो। ठीक है, ये मत सोचो कि मैम आपको आगे दोबारा पढ़ाएंगी, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैम नहीं पढ़ाएंगे इस टॉपिक को। तो आप लोग इसको रिवाइज करके आना। ठीक है, इसके अलावा डाउट्स हैं तो रुक जाइए।